हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस का सीरीज, जिसमें हम प्रहार डॉक्यूमेंट करेंगे बाय ओनली आईएएस। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चंस मोस्टली या तो एक या दो ही रहेगा मेंस में, और कभी कभी एक दो भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर ये डॉक्यूमेंट कर लेते हो, साथ में पीवाईक्यू लिख लेते हो, टॉपर्स की जो बुकलेट है वो देख लेते हो, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजों से इट्स इनफ। तो आज हम ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई मेक यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट फर्स्ट। इंडेक्स दिखाती हूँ पहले मैं आपको कि क्या क्या चीजें हमें टोटल इसमें पढ़नी है। देखिए, फर्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें आपको इनकी टाइमलाइन दिखाई गई है। फर्स्ट इलेक्शंस इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हुए उसके बारे में बात करी गई है। इश्यूज जो हुए उस टाइम के, एरा ऑफ वन पार्टी रूल, फिर डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सक्सेशन फ्रॉम द नेहरूविन एरा, फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, फिर जनरल इलेक्शंस 1967 के एंड उसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पे। देन इसमें क्या पॉलिटिकल लैंडस्केप था, लीडरशिप का ट्रांजिशन कैसे हुआ। देन जेपी मूवमेंट, imposition of emergency, elections of 1977, जनता गवर्नमेंट रूल एंड रिसर्जेंस ऑफ कांग्रेस, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स। फिर राजीव गांधी ईयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट के, इंडिया इन द 1990s है एंड न्यू मिलेनियम, पॉलिटिक्स ऑफ कोलिजन इन इंडिया, देन पीवाईक्यूज है। ठीक है, ये हम फर्स्ट टॉपिक में करेंगे कंप्लीट। अभी मैं आपको सेकंड का सिर्फ ऊपर से दिखाती हूँ, सब टॉपिक्स नहीं बता दी। नेशनल इंटीग्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, फीचर्स पढ़ोगे, इवोल्यूशन पढ़ोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। देन इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है। आफ्टरवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशल मूवमेंट्स है इंडिया में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ठीक है, दीज आर दी 7 टॉपिक्स, और इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। आज हम फर्स्ट पॉइंटर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल टाइमलाइन देखते हैं हम पहले। देखिए, वन पार्टी रूल 1947 से 1964 एट द हेल्म ऑफ द आईएनसी was जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम नेहरू वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेहरूज विजन वाज टू बिल्ड अ सेक्युलर, नेहरू चाहते थे कि एक सेक्युलर सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है हम बनाए। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड कि इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1950 में। मेजर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उनको स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया हायर लर्निंग की। ठीक है, ये सब चीजें इस टाइम पीरियड में हुई। अब यहाँ पे आपको एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का पॉलिटिकल टाइमलाइन दिया हुआ है। पहले वन पार्टी रूल था 47 से 64 तक। देन एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ नेहरूविन एरा का, फिर रिसर्जेंस हुआ कांग्रेस का, उसके बाद इमरजेंसी एंड इट्स आफ्टरमैथ। फिर हम पढ़ते हैं राजीव गांधी एरा के बारे में। फिर राइज आता है कोलिजन एंड रीजनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो ये बेसिक टाइमलाइन है जो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में रीड करोगे। अब देखिए यहाँ पे एमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज हुआ 1947 से 64 में, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ कांग्रेस थी। ठीक है, अब जब रूल इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पे तो क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो एमर्जेंस हुआ ऑपोजिशन पार्टीज का। डिस्पाइट कांग्रेस डोमिनेंस, ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, भारतीय जनसंघ थे, ठीक है, प्रिकर्सर टू द बीजेपी, अदर स्टार्टेड असर्टिंग देयर प्रेजेंस। ठीक है, उन्होंने भी अपना प्रेजेंस असर्ट करना स्टार्ट किया। ट्रांजिशन फ्रॉम नेहरूविन एरा, नेहरू की डेथ के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ब्रीफली हेल्ड ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट पीएम लाल बहादुर शास्त्री बने। हाउएवर आफ्टर हिज सडन डेथ 1966 में नेहरूज डॉटर जो कि इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पावर अज्यूम किया। ठीक है, आप सब शास्त्री जी की डेथ के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ताशकंद फाइल्स के नाम से मूवी है, ठीक है, वो जरूर देखना। यू विल गेट टू नो कि उनकी मिस्टीरियस डेथ जो थी वो कैसे हुई थी एंड क्या मतलब उसके पीछे ना थ्योरीज थी जो लगाई गई थी। ओके, नेक्स्ट है, हर असर्टिव लीडरशिप स्टाइल एंड पॉपुलिस्ट मेजर्स मार्क द डिस्टिंक्ट शिफ्ट फ्रॉम द नेहरूविन एरा। ठीक है, इनका जो लीडरशिप स्टाइल था वो काफी अलग था। देन रिसर्जेंस हुआ कांग्रेस का 1969 में 1973 तक। इंदिरा गांधी टेन्योर वाज मार्क्ड बाय सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इन्होंने पावर को ना सेंट्रलाइज करने की बहुत ज्यादा कोशिश की एंड पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लाए, जैसे कि बैंक का नेशनलाइजेशन करा, अबॉलिशन करा प्रीवी पर्स का, ये इनके टेन्योर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। फिर इमरजेंस हुआ 1975 से 77 में, सॉरी इमरजेंसी लगा, ठीक है, 75 से 77। एक डिफाइनिंग पीरियड इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी सॉ द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, इंदिरा गांधी ने उस टाइम जो इमरजेंसी लगाई उसमें
हमने देखा कि सस्पेंशन हुआ था डेमोक्रेटिक प्रोसेस का. इट वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल लेड बाय द जनता पार्टी. ठीक है, बेसिकली सेंटर पे पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी जिसको जनता पार्टी लीड कर रही थी. देन राजीव गांधी एरा. फॉलोइंग इंदिरा गांधी असैसिनेशन, जब इनका असैसिनेशन हो गया, इनके सन राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन को असेंड करते हैं और एक न्यू फेज लेकर आते हैं इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में. देन पॉलिटिकल चेंजेस 1990s में एंड द न्यू मिलेनियम. ये जो पीरियड था कैरेक्टराइज था बाय द राइज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स. ठीक है, 1990s के टाइम से आप देखोगे कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लग गई थी एंड रीजनल पार्टीज आई नेशनल लेवल पे, कल्मिनेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि एनडीए गवर्नमेंट था 1999 में, 2014 एंड 2019. ठीक है, तो कोलिजन जब बना तो हम देखते हैं एनडीए का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे. देन फर्स्ट इलेक्शंस जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हुए. फॉलोइंग द फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1950 में जनवरी में बनाया गया विद सुकुमार सेन जो कि इसके फर्स्ट सीईसी थे. ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले? सुकुमार सेन. जो कमीशन था ना उसको बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़े एंड इट्स क्वेस्ट टू कंडक्ट द फर्स्ट इलेक्शंस. पहले इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए इनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े. फर्स्ट थिंग वाज डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनको डिलिमिट कैसे किया जाए. गिवन इंडियाज ज्योग्राफिकल साइज, डिटरमाइनिंग इलेक्टोरल बाउंड्रीज वाज अ कोलोसल टास्क. ठीक है, कि क्या इलेक्टोरल बाउंड्री किसी जगह की होगी वो बहुत ही टफ टास्क था. देन इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना. The process was riddled with issues. For instance, names of nearly 4 million women went unrecorded, appearing merely as the wife or daughter of a particular individual. यहाँ पे था क्या बेसिकली, किसी भी औरत का नाम लिखना होता था ना तो वाइफ ऑफ मान लीजिए कुछ XYZ है ऐसे लिखा गया होता था, या डॉटर ऑफ कुछ ABC मान लीजिए. तो इनकी रियल आइडेंटिटी तो थी ही नहीं यहाँ पे. इस वजह से करीब 4 मिलियन विमेन जो थे उनके नाम रिकॉर्ड ही नहीं हुए इलेक्टोरल रोल्स में. ठीक है. देन स्केल ऑफ इलेक्शंस. These were the first ever elections of such a magnitude with 170 million eligible voters. ठीक है, उस टाइम 170 मिलियन eligible voters थे हमारे यहाँ पे. Set to elect 489 members of parliament and 3200 MLAs. 489 आपके पास उस टाइम MLAs थे, सॉरी MPs थे एंड 3200 MLAs थे. इलिटरेसी भी बहुत थी. सिर्फ 15% वोटर्स जो थे, with only 15% voters being literate, the ECI had to devise unique voting methods. अब देखो भाई, जिनको मतलब लिटरेसी लेवल उस टाइम जिनका था वो से सिर्फ 15% हो, तो बाकी के 85% से वोटिंग कैसे ली जाए. तो इनको एक ही यूनिक सा मेथड जो है डिवाइस करने की जरूरत थी वोटिंग के लिए जो सबके लिए एक समान हो. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इंडिया ने ऑप्ट करा कि हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रखेंगे, ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल अडल्ट्स, अ मूव नॉट येट अडॉप्टेड बाय सेवरल यूरोपियन कंट्रीज एट द टाइम. ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी ऐसा मेथड लेकर नहीं आई थी जो हमने अडॉप्ट किया था. ठीक है, हमने सारे अडल्ट्स को अपने यहाँ वोटिंग राइट दिया था. देन नेक्स्ट वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने GS2 में भी इसके बारे में देखा होगा, ये पेपर में आता है वहां पे भी. इन अप्रैल 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, जो प्रोवाइड करता है क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के लिए, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, एलोकेशन ऑफ सीट्स के लिए इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सीट्स अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली था क्या, जो 1950 का RP एक्ट था उसमें इन्होंने बोला कि क्वालिफिकेशन दी जाएगी वोटर्स की, प्रिपरेशन कैसे होगा इलेक्टोरल रोल्स का उसके बारे में बताया जाएगा, डिलिमिटेशन के बारे में, कितनी सीट्स पार्लियामेंट को मिलेंगी, कितनी स्टेट लेजिस्लेचर को मिलेंगी, और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा करप्ट प्रैक्टिसेस के में, मतलब अगर करप्ट प्रैक्टिसेस करेगी तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा एंड सो ऑन. ठीक है. आउटकम इलेक्टोरल एक्सरसाइज का क्या हुआ, लार्ज वोटर टर्नआउट. अब देखो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पहली बार अगर आप इलेक्शन करा रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है लार्ज वोटर टर्नआउट आया. An impressive 46.6% of eligible voters turned out to cast their votes. देखो आज के टाइम पे भी ना, जब आप इंडिपेंडेंस से ऑलमोस्ट 75th ईयर पे आ चुके हो, उससे आगे बढ़ चुके हो, आपका वोटर टर्नआउट ना 60% के आसपास रहता है. 60, 62, 64 मतलब डिपेंडिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इतना ही रहता है कि आप 60% तो अब जाके पहुंचे हो. लेकिन उस समय पे सोचो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद अगर 46% का टर्नआउट हो तो कितनी अच्छी चीज है. उतना गैप तो आप आज तक बहुत ज्यादा फिल नहीं कर पाए हो कि अभी भी आप उसको 70-80% पे नहीं पहुंचा पाए हो, है ना. तो उस जमाने के हिसाब से ये परसेंटेज बहुत ठीक था.
प्रोवाइडिंग द डीप रूटेड एंगेजमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, के लोग उस टाइम पे ज्यादा इन्वॉल्व थे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में. देन कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, ईच सीट विटनेस्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 4 कैंडिडेट्स, एक सीट के लिए कम से कम 4 लोग जो थे ना वो कंटेंडर्स थे. दिस डेमोन्स्ट्रेटेड द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो इससे पता चलता है कि हमारा कॉम्पिटिटिव नेचर था उस समय राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इट्स डेमोक्रेसी. एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स, जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो वाइडली एक्सेप्ट करे गए थे कि ये फेयर है, इवन बाय दोज हु डिड नॉट विन. ठीक है, जो नहीं भी जीते उन्होंने भी ना यहाँ पे करप्शन चार्जेस नहीं लगाए. अब तो आप देखते लोग ईवीएम को ब्लेम कर देते हैं. ठीक है, वोटर जो थे उनको बायस करा गया था उसको वोट कर देते हैं. फ्रीबीज को जो है उसको ब्लेम कर देते कि फ्रीबी दे दी गई थी. तो उस टाइम पे कोई ब्लेम नहीं करा, किसी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया फेयरली. This acceptance underlined the strength of India's electoral process and legitimacy of its democratic institution. तो इससे ये पता चला कि हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन हुआ, लेगिटिमेसी मिली हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को. नेक्स्ट अब देखिए इश्यूज भी थे इस टाइम पे. इश्यूज विटनेस ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या क्या थे. द फर्स्ट थिंग वाज डिबेट रिगार्डिंग पार्टी लीडरशिप एंड गवर्नमेंट. पार्टी की लीडरशिप को लेकर डिबेट था, गवर्नमेंट को लेकर डिबेट था. द कांग्रेस पार्टीज लीडरशिप पोस्ट इंडिपेंडेंस sparked a debate over the relationship between the party's leader and the government. यहाँ पे क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप थी ना इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें एक डिबेट हुआ कि रिलेशनशिप कैसा है पार्टी के लीडर और गवर्नमेंट के बीच में. While one faction जिसको जेबी कृपलानी लीड कर रहे थे proposed a direct role in policy making for the party president. इन्होंने बोला कि भाई देखो पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट रोल होगा. अनदर फैक्शन ने बोला, जिसको नेहरू जो है लीड कर रहे थे एंड सरदार पटेल लीड कर रहे थे, एडवोकेटेड फॉर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर एंड नॉट द पार्टी. इन्होंने बोला अगर जो भी आपने यहाँ पे पॉलिसी बनाई है उसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी होगी लेजिस्लेचर के लिए, ना कि पार्टी की अकाउंटेबिलिटी होगी. अभी भी तो हम यही देखते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी किसकी है हमारे पास, गवर्नमेंट की है. ठीक है, हम किसी पार्टी के लीडर को नहीं वो अकाउंटेबिलिटी देंगे या पार्टी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देते हैं. Then this dispute was resolved in favor of Nehru when Purushottam Das Tandon, a proponent of party supremacy, resigned from the Congress presidency, paving the way for Nehru's presidency. अब ये जो dispute था ना ये रिजॉल्व हुआ नेहरू के फेवर में जब पी टंडन जो थे इन्होंने क्या करा, रिजाइन कर दिया, और ये पार्टी सुप्रीमेसी के प्रोपोनेंट थे. तो जब इन्होंने रिजाइन किया तो नेहरू को प्रेसिडेंसी मिल गई. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेहरू पटेल के डिफरेंसेस दिए गए हैं. आपसे ना क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछ सकते हैं. GS1 में आ सकता है, GS4 में आ सकता है, इवन आप एसए में खुद से भी कोट कर सकते हो. ठीक है, GS2 में डायरेक्टली नहीं आएगा, बट ये है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है जहां पे कुछ लीडरशिप से रिलेटेड लिखना है तो आप लिख सकते हो, या किसी का ऑप्शनल PSI है तो उन्होंने भी शायद पढ़ा होगा. ठीक है, तो नेहरू पटेल के डिफरेंसेस देख लीजिए. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, नेहरू का व्यू और पटेल का व्यू. ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी में नेहरू एनविजन करते थे एक सोशलिस्ट इंडिया को, following the Soviet model of planning commission and 5-year plans, thereby limiting the scope of private sector. यहाँ पे था क्या, बेसिकली इनका कहना था कि सोशलिस्ट इंडिया जो है हम वो बनाएंगे, 5-year plans बनाएंगे और प्राइवेट सेक्टर का स्कोप काफी कम हो जाएगा. पटेल का क्या कहना था, Patel, on the other hand, saw the creation of wealth as a crucial factor in promising societal prosperity. इनका ये कहना था कि भाई देखो अगर आप वेल्थ क्रिएशन करते हो तो ये सोसाइटल जो प्रोस्पेरिटी है उसको बढ़ाएगा. ठीक है, फॉरेन पॉलिसी नेहरू अपोज करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए इजराइल को, रिगार्डेड चाइना एज अ फ्रेंड ओवरलुकिंग पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स. आपको पता है कि इन्होंने ना चाइना को, मतलब वही जो हम बोलते हैं ना हिंदी चाइनी भाई भाई, वो थ्योरी एक तरीके से नेहरू की थी. इन्होंने बोला चाइना तो फ्रेंड है, इससे हमें कोई थ्रेट नहीं है, तो ये थ्रेट को ओवरलुक कर चुके थे. लेकिन उसके बाद आप जानते हो 1962 में वॉर हो गई थी उनके साथ में. ठीक है, एक्सेप्टेड चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत. उस टाइम तिब्बत जो था वो चाइना के कंट्रोल में आ चुका था, इन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली एज अ फॉरगॉन कंक्लूजन. डिसाइडेड टू टेक द कश्मीर इशू टू द UN. कश्मीर का इशू भी इन्होंने UN में डिस्कस किया था. देन पटेल का व्यू देखिए, क्वेश्चन द डिले इन रिकॉग्नाइजिंग इजराइल. इन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हो. ठीक है, वार्नड दैट डिस्पाइट इंडियाज फ्रेंडशिप चाइना माइट नॉट रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट. ठीक है, इनका कहना था कि आप तो चाइना को फ्रेंडशिप के जोन में डाल रहे हो लेकिन चाइना रेसिप्रोकेट करेगा या नहीं करेगा सेम सेंटिमेंट्स को. Then was deeply distressed over India's inability to defend Tibetan rights. इनको बुरा लगा था कि आप तिब्बत के राइट्स को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हो. Disagreed with the decisions to take the Kashmir issues to the UN. ठीक है, इनका ये भी कहना था कि ये हमारा नेटिव इशू है, इसको UN में लेकर नहीं जाना चाहिए. ठीक है,
अब देखिए सिविल सर्विसेज पे दोनों के क्या व्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज पे दोनों का टेक क्या था। नेहरू वॉज क्रिटिकल ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, स्टेटिंग दैट इट वॉज नाइदर इंडियन नॉर सिविल नॉर अ सर्विस। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो ना तो ये इंडियन है, ना ये सिविल है और ना ये सर्विस है। ठीक है, इन्होंने ये बोला था। पटेल सॉ the all Indian bureaucratic service as integral to the uniting the newly independent nation। इन्होंने कहा कि देखो अगर हम ये ऑल इंडिया ब्यूरोक्रेटिक सर्विस रखेंगे ना तो इससे क्या है, हमारा नेशन यूनाइट होगा। ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट फॉर हिज विजन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स किसको कहते हैं, तो ही वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देन अप्रोच टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स दोनों का कितना अलग था। नेहरू जनरली फेवर्ड अ जेंटल एंड परसुएसिव अप्रोच, इनका था कि भाई जेंटली जाके बात करो, उनको परसुएड करो इन डीलिंग विद द प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन पटेल एज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये इंस्ट्रूमेंटल थे इंटीग्रेट करने में ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में। इन्होंने स्टर्न एंड डिटरमाइंड अप्रोच को चुना विच अर्नड हिम द टाइटल ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इसी वजह से। ठीक है, हम जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कैसे इन्होंने कश्मीर, ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, इनका जो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन था इंडिया में, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि वहां के जो निजाम्स थे या जो रूलर्स थे वो मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने कैसे उसको यूनाइट किया इंडिया में। Vision of modern India. Nehru envisaged India as a secular, scientific and socialist republic. His policies aimed at promoting science and technology and secular values. इनकी जो पॉलिसी थी ना उसका एम था कि आप साइंस प्रमोट करो, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करो, सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करो। पटेल विजुलाइज करते हैं इंडिया को कि ये कोऑपरेटिव फेडरेशन है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी अमंग डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे था क्या, इन्होंने बोला कि देखो हमारा कोऑपरेटिव फेडरेशन होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए हमें यूनिटी की और इंटेग्रिटी की, और डाइवर्स लिंग्विस्टिक रीजनल ग्रुप्स हमारे उसमें जरूरत है कि हम यूनिटी इंटेग्रिटी करें, क्योंकि देखो लैंग्वेज बहुत सारी थी हमारे यहाँ, रीजनल डाइवर्सिटी बहुत थी, रीजनल ग्रुप्स बहुत थे, तो जरूरत था कि यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड रखा जाए उनको। देन देयर इज अ कंक्लूडिंग लाइन इसमें, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस नेहरू एंड पटेल मेंटेन करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन को, रिकॉग्नाइज करते हैं अपने यूनिटी को एज अ नेसेसिटी फॉर द नेशन पर्टिकुलरली आफ्टर गांधीज डेथ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दोनों ने अपने रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन को मेंटेन रखा, यूनिटी को रिकॉग्नाइज किया कि भाई ये नेशन के लिए जरूरी है, और मोस्टली गांधी की डेथ के बाद हुआ था ये सब कुछ। ठीक है, फिर आते हैं हम वन पार्टी रूल पे इंडिया में। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन देखिए पहले। यूनिक अमंग इट्स पोस्ट कॉलोनियल काउंटर पार्ट्स, इंडिया स्टेडफास्टली मेंटेन्ड इट्स कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। जब हमारा पोस्ट कॉलोनियल जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें इंडिया ने अपना कमिटमेंट डेमोक्रेसी के लिए मेंटेन रखा, डिस्पाइट द कांग्रेस पार्टीज डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस तो कांग्रेस का था, इंडिया ने फॉस्टर करा एक कॉम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम को, डोमिनेंस होने के बावजूद भी हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम था, अंडरपिन्ड बाय रोबस्ट पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस थे तो उनके द्वारा हमने इसको चलाया। नेक्स्ट, कांग्रेस डोमिनेंस अर्ली जनरल इलेक्शंस में। अब देखो जब जनरल इलेक्शंस हुए ना तो ऑफकोर्स की बात है कांग्रेस बहुत ही बड़ी पार्टी बन चुकी थी, तो इसका डोमिनेंस था उस टाइम पे। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए तब क्या हुआ, द इनॉग्रल जनरल इलेक्शंस इन 1952 solidified कांग्रेस पोजीशन एज द नेशंस लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी। अब ऑफकोर्स सी बात है, देखो 47 में आपको आजादी मिली है, 52 में आप इलेक्शन करा रहे हो और इनकी डोमिनेंस है, तो ऑफकोर्स सी बात है नेशन की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी यही बनेगी। पार्टी को 364 जो है ना सीट्स मिली 489 में से लोकसभा सीट्स, ड्रॉपिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच वॉन ओनली 16 सीट्स। ठीक है, सिर्फ 16 सीट मिली सीपीआई को, एक्सेप्ट फॉर ट्रावनकोर, कोचिन, मद्रास, उड़ीसा। द कांग्रेस ट्रायम्फ्ड इन ऑल स्टेट इलेक्शंस। ये 3-4 जगह थी, ठीक है, ट्रावनकोर, मद्रास और ये तुम्हारा उड़ीसा, इसको टॉम करके याद कर लो कि इन 3 जगहों पे ना सिर्फ यहाँ पे जो थी कांग्रेस इनको वोटिंग ज्यादा नहीं मिली थी, बाकी जगहों पे कांग्रेस जो थी उसको अच्छी खासी वोटिंग मिली, thereby establishing its rule at both state and national levels। ठीक है, स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस थी, नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस थी। देन सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शंस 1957 और 1962 के इलेक्शंस ने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करती है, क्लिंचिंग 3/4 ऑफ लोकसभा सीट। ठीक है, अभी भी 3/4 सीट्स इनके पास थी। नो अपोजिशन पार्टी मैनेज टू विन इवन अ 10th ऑफ द सीट वॉन बाय द कांग्रेस। मतलब सोचो अपोजिशन के लिए आप पढ़ते हो 1/10 सीट होनी चाहिए, उतनी भी किसी को नहीं मिली थी।
ठीक है। स्टेट लेवल पे कांग्रेस एनकाउंटर करता है स्पोरेडिक चैलेंजेस, द मोस्ट नोटेबल बीइंग द सीपीआई लेड कोलिजन गवर्नमेंट इन केरला। तो स्टेट लेवल पे इनको चैलेंजेस थे बहुत सारे, जिसमें से सीपीआई जो कि कोलिजन था केरला में, वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिकली आपने एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को चुना, पहली ऐसी गवर्नमेंट थी ये, ठीक है। देन फैक्टर्स क्या थे बिहाइंड कांग्रेस सक्सेस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस जीत रही थी। सक्सेस ऑफ कांग्रेस पार्टी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली चीज लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। भाई देखो 1900 ऑलमोस्ट, अगर मैं चलो गांधी जी के अराइवल से टाइम पीरियड गिन लूं, 1915 से आप कांग्रेस के बारे में गिन लो, क्योंकि 1885 में तो कांग्रेस का फॉर्मेशन ही हुआ था, लेकिन उस टाइम नेहरू से इतना एसोसिएशन हम नहीं पढ़ते हैं। अगर आप 1915 से भी पढ़ लो तो 1947 तक का टाइम पीरियड था जिस टाइम इन्होंने कांग्रेस ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, ठीक है। आजादी दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं कांग्रेस के द्वारा, तो लेगेसी क्रिएट हो गई थी, उस वजह से सबसे बड़ा फैक्टर था सक्सेस का। तो आईएनसी लेड द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फर्स्ट थिंग, द पार्टीज लीडरशिप under figures like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad and others had ingrained in the minds of people as a sense of trust and hope। अब देखो ये लीडर्स, इन्होंने कितना कुछ बर्दाश्त किया था यहाँ पे फ्रीडम अचीव करने के लिए, कितने सारे मोमेंट्स थे, कितनी बार ये जेल गए, कितना वायलेंस उन्होंने देखा, तो लोगों के दिमाग में इनके लिए एक सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड होप था, तो ये भी फैक्टर था। Consequently, INC was seen as a party synonymous with the freedom movement। इनको देखा गया था कि भाई फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड पार्टी है ये, हेंस ये कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी पॉपुलैरिटी में पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़िया थी। फिर देखिए फैक्टर्स फॉर कांग्रेस सक्सेस, यहाँ पे इन्होंने वही चीज क्या करी है आपको फ्लो चार्ट में दे दी है, तो ये आप अपने आंसर्स के लिए रख सकते हो। वीक ऑपोजिशन था, बिग टेंट पार्टी था, लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, वेल स्टैब्लिश नेटवर्क था, रिप्रेजेंट करता डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को, रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। देन नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ अच्छी थी इनकी। देखिए आईएनसी का एक रोबस्ट स्ट्रक्चर था जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम नेशनल टू द लोकल लेवल्स। Then again we have pointers in that. Its organizational strength was unparalleled with state congress committee and district congress committees जो function करते हैं effectively across India. Then ये एक well established network था यहाँ पे जो allow करता है पार्टी को कि वो citizens तक पहुंच पाए at the grassroots, further enhance कर सके उसके अपील को। Then stability और continuity थी, कांग्रेस पार्टी ना stability और continuity provide करता है गवर्नेंस में, एंश्योर करता है एक स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंट नेशनहुड, ठीक है। ट्रांजिशन जो था ना कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंट नेशनहुड तक, वो काफी स्मूथ था। इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, अकोमोडेट वेरियस डाइवर्स इंटरेस्ट, मेंटेन पॉलिटिकल कंसेंसस कंट्रीब्यूटेड टू इट्स एंड्योरिंग सक्सेस। देखो सर्कमस्टांसेस जब भी चेंज हो रहे हैं, अगर कोई पार्टी अडेप्ट कर पा रही है तो इट्स अ गुड साइन फॉर देम। डाइवर्स इंटरेस्ट को अकोमोडेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रही थी। देन वीक ऑपोजिशन इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में जो ऑपोजिशन पार्टीज थी जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनसंघ, ये रिलेटिवली वीकर थे। These parties often lacked a pan-Indian appeal and were unable to present a strong united front against the Congress, which contributed to latter's initial success। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि ऑपोजिशन वीक होने की वजह से इन पार्टीज के पास पैन इंडिया अपील नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे पा रही थी कांग्रेस के अगेंस्ट में, इसीलिए कांग्रेस जीत रही थी। फॉर इंस्टेंस भारतीय जनसंघ प्राइमरली एक नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक पार्टी है, ठीक है, इसमें हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, और जो सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी वर ऑफन रिडल्ट विद इंटरनल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड लीडरशिप इश्यूज। अब बाकी पार्टीज में क्या हो रहा है, इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, लीडरशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कांग्रेस इन चीजों से ऊपर थी, तो उनका जो है सक्सेस का कारण ये भी बन गया। एज अ रिजल्ट ये जो पार्टीज थी अनेबल थी कि ये माउंट नहीं कर पा रही थी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज को टू द कांग्रेस इन द इनिशियल ईयर्स फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये बेसिकली था क्या, ये चैलेंज नहीं कर पा रही थी कांग्रेस को शुरुआती ईयर्स में। इंक्लूसिविटी, जो आईएनसी थी ना प्राइडेड इटसेल्फ ऑन बीइंग अ बिग टेंट पार्टी, ठीक है, इन्होंने खुद को काफी प्राउड फील करा रखा था कि हम बहुत ही बिग टेंट पार्टी है। इन्होंने बहुत सारी आइडियोलॉजीज को अकोमोडेट कर रहा था,
ठीक है, एथनिसिटीज थी बहुत सारी, इंटरेस्ट थे जो उन्होंने अकोमोडेट किए थे। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे सोसाइटल सेक्शंस को दिया, इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, विमेन एंड मोर। अब देखो ऑलमोस्ट ना जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे वो इनकी पार्टी में रिप्रेजेंटेड थे। इट्स पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिविटी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडरशिप एंड पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स विच हैव ऑफन शोकेस्ड डाइवर्सिटी। तो इसकी जो पॉलिसी थी ना इंक्लूसिविटी की, वो इसकी लीडरशिप में दिखाई गई है, इनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में दिखाई गई है, तो इससे डाइवर्सिटी के बारे में पता चल जाता है। आफ्टरवर्ड्स कांग्रेस एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, देखिए शिफ्ट फ्रॉम एलाइटिज्म टू डाइवर्सिटी, बेसिकली एलिट पार्टी थी, वहां से डाइवर्सिटी में शिफ्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जो थी ना उसमें पहले अर्बन अपर कास्ट और अर्बन मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स थे जिनसे ये पार्टी डोमिनेटेड थी। ओवर टाइम क्या हुआ, इट मूव्ड इनटू अ डाइवर्स कोलिजन रिप्रेजेंटिंग अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडियन पॉपुलेस, ठीक है। धीरे धीरे डाइवर्सिटी बढ़ी, इन्होंने बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंडियन पॉपुलेस का रिप्रेजेंट किया। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पेजेंट थे, अर्बन ड्वेलर्स थे, विलेजर्स थे, ओनर्स एंड वर्कर्स थे। ऑलमोस्ट उस टाइम पे सोसाइटी के जो प्रोमिनेंट सेक्शंस थे वो सारे इसमें मौजूद थे, ठीक है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन, फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, कांग्रेस पार्टी ट्रांसफॉर्म करती है एक माइक्रोकॉज्म में ऑफ द कंट्रीज वास्ट डाइवर्सिटी। इसमें बहुत सारे सोसाइटल और डेमोग्राफिक एलिमेंट्स जो थे वो रिफ्लेक्ट हुए थे। देन कंसेंशुअल लीडरशिप अप्रोच, जो पार्टी का लीडरशिप था वो इंश्योर करता है कि प्रिजर्वेशन हो उसके वाइड कंसेंशुअल कैरेक्टर का, जो फॉस्टर करेगा एक एनवायरमेंट जिसमें वेलकम किया गया था डिफरिंग आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स को, फ्रॉम रिवोल्यूशनरीज एंड पैसिफिस्ट टू कंजर्वेटिव्स, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो इसमें जितने भी आइडियोलॉजी के लोग थे ना वो ऑलमोस्ट मौजूद थे, कि कंजर्वेटिव थे, रेडिकल्स थे, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, सब लोग यहाँ पे थे। Then accommodation of socialists even after the amendment prohibiting membership of individuals affiliated with other political parties or groups, several socialists chose to remain aligned with the Congress, signifying the party's broad appeal. यहाँ पे क्या हुआ कि सोशलिस्ट को भी एक तरीके से यहाँ पे जगह मिली कि अमेंडमेंट जो था ना उसने प्रोहिबिट किया था कि मेंबरशिप उन लोगों की नहीं होगी जो अदर पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप से अफिलिएटेड है। लेकिन तभी भी क्या हुआ, बहुत सारे सोशलिस्ट जो थे ना वो कांग्रेस के साथ अलाइन थे, उन्होंने पार्टी की ब्रॉड अपील को और सिग्निफाई करा। फिर देखिए प्लेटफॉर्म रिकॉन्सिलेशन अकोमोडेशन के लिए प्रोवाइड किया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी इवॉल्व इनटू अ स्पेस जो फैसिलिटेट करते हैं रिकॉन्सिलेशन, अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट टू डाइवर्स क्लास, सेक्शनल और रीजनल इंटरेस्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि एक स्पेस दिया जिसमें रिकॉन्सिलेशन भी हो पा रही थी, अकोमोडेशन भी हो रहा था, एडजस्टमेंट भी हो रहा था डाइवर्स क्लासेस का, सेक्शनल और रीजनल इंटरेस्ट का। It operated as a unifying entity, allowing for the harmonious coexistence of varying interest and viewpoints. ठीक है, इन्होंने एक यूनिफाइंग एंटिटी की तरह काम किया, हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस किया बहुत सारे इंटरेस्ट और व्यू पॉइंट्स का। टॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी, द पार्टी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल टॉलरेंस टुवर्ड्स डिफरिंग व्यू पॉइंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉलरेंस था इस पार्टी में, एंड एक सेंसिटिविटी मेंटेन की थी नेशनल इंटरेस्ट के टुवर्ड्स में। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट थे जिसकी तरफ ये सेंसिटिव थे। ये अप्रोच फर्दर सीमेंट करता है इसकी पोजीशन को एज एन इंक्लूसिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशंस, गांधीयन फिलोसफी एंड मौलाना आजाद कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो इनकी ना फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप आंसर लिखोगे ना तो आप ये वाले पॉइंट्स एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। पहली चीज गांधी की फिलोसफी एंड मौलाना आजाद के कंट्रीब्यूशन। गांधीयन फिलोसफी में गांधीज नॉन वायलेंट फिलोसफी एक की पिलर था कांग्रेस के मॉरल स्ट्रेंथ के लिए। भाई देखो ये जो हमने जब गांधी जी का स्ट्रगल पढ़ते हैं ना हम, तो हमने देखा है कि सिर्फ नॉन वायलेंस पे उन्होंने कितना कुछ कर डाला था। ठीक है, His focus on truth, सत्याग्रह and non-violence, अहिंसा, स्वराज, सेल्फ रूल, सिंप्लिसिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये फंडामेंटल थे पार्टी के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के लिए। Moreover, his fight for social justice and equality as well as emphasis जो कि एजुकेशन पे था फॉर ऑल, डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को एंड पब्लिक आउटरीच को, एनहांस करते हैं उसके अपील को अमंग मासेस। देन मौलाना आजाद का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये एक स्टॉलवर्ड थे कांग्रेस पार्टी के, इनके कंट्रीब्यूशन पाइवटल थे इसके सक्सेस के लिए। कंट्रीब्यूशंस टू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल में मौलाना आजाद एक एक्टिव फ्रीडम फाइटर थे, एडवोकेट करते हैं नॉन वायलेंस और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। इन्होंने आईएनसी के प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया था 1923 में और 40 से 46 में। ऑपोजिशन टू द टू नेशन थ्योरी, आजाद ने अपोज किया जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को एंड प्रमोट किया यूनाइटेड हार्मोनियस इंडिया को सारे रिलीजन्स और कल्चर्स के लिए। देन जर्नलिज्म एंड लिटरेसी वर्क्स,
लिटरेरी वर्क्स में क्या था? एज अ जर्नलिस्ट एंड राइटर आजाद फाउंडेड द उर्दू न्यूज़पेपर अल हिलाल, ठीक है, एंड ऑथर्ड द इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है, तो ये लिखी थी अबुल कलाम आजाद ने। देन contributing to India's nationalism and sharing his vision for a united India. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? फर्स्ट थिंग वाज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडियाज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, प्रमोट किया रिसर्च को, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IITs, UGC एंड एनहांस करा एजुकेशन एक्सेस फॉर ऑल। फिर कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट किया, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए जैसे कि साहित्य अकादमी, ठीक है, ललित कला अकादमी and Sangeet Natak Academy to preserve and promote India's cultural heritage. Then national integration, committed to unity and harmony, ठीक है, ये चाहते थे कि भाई यूनिटी रहे, हार्मनी रहे। आजाद emphasize करते हैं सेक्युलरिज्म को एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को, कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग को अर्ली इंडिपेंडेंट इंडिया में। आफ्टरवर्ड्स देखो डिक्लाइन कैसे हुआ कांग्रेस पार्टी का। अब यहाँ पे आपने इनका सक्सेस का कारण देख लिया, इनकी लीडरशिप वगैरह देख ली, इनका क्या सेक्शनल डाइवर्सिटी इन्वॉल्व था वो देख लिया। अब डिक्लाइन देखो कैसे हुआ। इवन जो मोस्ट फॉर्मेडेबल रूलिंग पार्टीज थी ना, वो भी डिक्लाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द कांग्रेस पार्टी जो डेटेरिएशन था क्रॉस करता है टॉलरेबल लिमिट्स को। बहुत सारे रीजंस हैं जो इसके डाउनफॉल के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पहली चीज लॉस ऑफ आइडियल्स। अब देखो अगर कोई आइडियोलॉजी पे बेस्ड पार्टी बनी, अगर उसके आइडियल्स ही खत्म हो जाए तो ऑफकोर्स सी बात है वो पार्टी नहीं सर्वाइव कर पाएगी ज्यादा टाइम। As early as 1948, Nehru observed a progressive collapse in the party's moral fiber. 48 मैंने देखा कि पार्टी का moral fiber काफी collapse हो रहा है and idealistic structure जो है खराब हो रहा है। पार्टी began to lose its founding principles. इनकी founding principles lose होने लगे। Failure to cultivate new leaders. Idealist youth started to join opposition parties. ठीक है, जो idealist youth थी ना उसने opposition party को join करा, indicating the Congress party's failure to nurture a new generation of leaders. इन्होंने क्या करा यहाँ पे, ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन करा और कांग्रेस पार्टी का फेलियर जो है वो दिखाने लगे यहाँ पे कि एक न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स ना आ रहे हैं अब। देन एमर्जेंस ऑफ फैक्शनलिज्म, जो आपके फैक्शनल डिस्प्यूट्स थे ना एंड इंट्रिग्यूज जो थे उसकी वजह से नॉन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हुआ। अब देखो पार्टी के अंदर ही फैक्शंस बन जा, उनमें डिस्प्यूट हो तो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हुई लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इन फाइटिंग डिट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्टीज गोल्स एंड इम्पैक्टेड इट्स इफेक्टिवनेस। तो इससे क्या हुआ, पार्टी का जो गोल था वो तो बचा नहीं, कि वो काम तो हो नहीं रहा, इसकी इफेक्टिवनेस खराब हो गई, उल्टा मतलब ये आपस में लड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो इनके रिफॉर्मेशन अटेम्प्ट थे उसमें भी ये फेल हो गए। जो कामराज प्लान था डिवाइस करा गया था नेहरू एंड मद्रास सीएम कामराज के द्वारा 1963 में, यहाँ पे ये चाहते थे कि हम पार्टी को रिजुविनेट करें, इसमें बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स को लिया जाए, स्टेट के सीएम को जो है मतलब यूनियन मिनिस्टर्स को हम ले एंड स्टेट सीएम्स रिजाइन टू टेक अप ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, के स्टेट के सीएम रिजाइन कर दे, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करे वो। हाउएवर प्लान बैकफायर हो गया। फर्दर बूस्ट करता है इन्फ्लुएंस स्टेट पार्टी का उनके सेंट्रल पॉलिटिक्स में, ठीक है, मतलब इनका कहना था कि भाई रिफॉर्म इस तरीके से करो कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क परफॉर्म हो, लेकिन बैकफायर करने के बाद क्या उल्टा हुआ, जो स्टेट पार्टी के बॉसेस थे उनका इन्फ्लुएंस बूस्ट हो गया सेंट्रल पॉलिटिक्स में। फिर इलेक्टोरल लॉसेस, पार्टी जो थी वो वीक हो गई थी, ठीक है, तो वीकनिंग ऑफ पार्टी वाज अंडरस्कोर्ड बाय द लॉस ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन द लोकसभा बाय इलेक्शंस 1963 में। अब देखो इलेक्शन में भी अगर लॉसेस होंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा ना, तो पार्टी जब वीक हुई तो 3 जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे लोकसभा में इनके वो लूज हो गए, ठीक है, 1963 के इलेक्शंस में। नेग्लेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, अब अगर जिस आइडियोलॉजी पे पार्टी बनाई है उसी को नेग्लेक्ट करोगे तो भी नुकसान है। पार्टी लॉस्ट टच विद द मासेस, ठीक है, जो इनका अप्रोच था ना मासेस के टुवर्ड्स वो ऑलमोस्ट खत्म होने लग गया। एंड फेल टू अपील टू द इंटेलिजेंसिया एंड द यूथ as it began to sideline its core ideology, कि अपनी ही आइडियोलॉजी को साइडलाइन कर दिया इन्होंने। This led to the Congress losing its grasp on both intellectual and popular support. तो ना तो इंटेलेक्चुअल वालों पे इनका ग्रास्प रहा ना पॉपुलर सपोर्ट पे रहा। Craving for power, many congressmen started prioritizing official positions and patronage over party work. तो बहुत सारे जो कांग्रेसमैन थे ना उन्होंने प्रायोरिटाइज किया ऑफिशियल पोजीशंस को, पैट्रोनेज को, कि पार्टी वर्क के ज्यादा मतलब पार्टी वर्क पे इतना ध्यान नहीं था उनका, उनके लिए इंपॉर्टेंट था उनका पोजीशन, उनका पैट्रोनेज। दिस शिफ्ट इन फोकस अंडरमाइंड द पार्टीज ओवरऑल फंक्शनिंग। ये जो शिफ्ट था फोकस में इसने अंडरमाइन किया पार्टी की ओवरऑल फंक्शनिंग को।
The early post-independence era saw Congress transforming into an all-embracing entity. यहाँ पे हमने देखा कि कांग्रेस ट्रांसफॉर्म होके एक all-embracing entity बन गया. Not only inheriting the legacy of the national movement, but also embedding the democratic ideals of India's political leadership. So basically यहाँ पे क्या था? ट्रांसफॉर्म होके ये ऑल एम्ब्रेसिंग एंटिटी तो बन गया. इसने सिर्फ लेगेसी नेशनल मूवमेंट की इनहेरिट नहीं की, इसने एम्बेडी किया उस डेमोक्रेटिक आइडियल्स को भी जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडरशिप के थे. यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं आपको, वो देख लेते हैं. फैक्शनलिज्म, टू नेशन थ्योरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कंसेंशुअल लीडरशिप, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदू महासभा, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पैट्रॉन सेंट, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिग टेंट पार्टी, कामराज प्लान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है द ऑपोजिशन पार्टीज 1947 से 1964. अब देखो यहां तक आपने कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में. द सोशलिस्ट पार्टी ये स्टैब्लिश हुई थी विद इन द कांग्रेस 1934 में, ठीक है, बाय द यंग लीडर्स जो कि एक मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे. द सोशलिस्ट पार्टी हैड नोटेबल लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव एंड अशोक मेहता. ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये नेम्स. तो देन ब्रेक अवे फ्रॉम द कांग्रेस कैसे हुआ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कुछ इसमें. अब देखिए जब आप देख रहे हैं कि ये सोशलिस्ट पार्टी कैसे बनी है, तो आपको देखना है कि रीजन क्या है इसके बनने के. पहली चीज है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. सोशलिस्ट बिलीव करते हैं इनके आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में कि ये सेट देम अपार्ट फ्रॉम बोथ द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट, कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी, जो इनको कम्युनिस्ट से भी अलग रखती थी और कांग्रेस से भी अलग रखती थी. डुअल पार्टी मेंबरशिप इशू था. 48 में क्या हुआ, कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोहिबिट इट्स मेंबर फ्रॉम हैविंग डुअल पार्टी मेंबरशिप, फोर्सिंग द सोशलिस्ट टू चूज. अब वही ना कि अगर आप सोशलिस्ट हो तो आप कांग्रेस में नहीं रह सकते, डुअल पार्टी मेंबरशिप प्रोहिबिट हो गई थी. डिस्ट्रस्ट था कांग्रेस का. सोशलिस्ट फेल्ट की जो कांग्रेस है ना वाज डिस्प्रपोर्शनेटली फेवरिंग द कैपिटलिस्ट, ये भाई डिस्प्रपोर्शनेटली कैपिटलिस्ट को फेवर कर रहे हैं ऐसा इनको लगा. एंड लैंडलॉर्ड्स बाय नेग्लेक्टिंग पेजेंट्स एंड वर्कर्स. ठीक है, सोशलिस्ट जो थे उनका तो अलग ही एक तरीके से परसेप्शन था, तो इनको लग रहा था कि कैपिटलिज्म जो है या लैंडलॉर्ड जो है उनकी तरफ ध्यान दे रही है कांग्रेस. दे सॉ नो रीजन टू स्टे यूनाइटेड विद द नॉन सोशलिस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस. इन्होंने देखा कि कोई अब हमारे पास ना मोटिव नहीं है कि हम नॉन सोशलिस्ट के साथ रहें. ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्रिमिनेशन था. बीइंग अ माइनॉरिटी विद इन द कांग्रेस, द सोशलिस्ट फेस रेजिस्टेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन पार्टी के द्वारा लोकल लेवल पे. ओवर कॉन्फिडेंस, सोशलिस्ट जो थे वर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर पार्टीज पॉपुलैरिटी विच डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू इलेक्टोरल सक्सेस. ठीक है, ये इतने ऑप्टिमिस्टिक थे अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी को लेके, लेकिन इलेक्टोरल सक्सेस इनको अचीव नहीं हुआ. फिर सोशलिस्ट पार्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ, फेलियर टू डिफरेंशिएट. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द सोशलिस्ट टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द कांग्रेस, के खुद को कांग्रेस से ना अलग नहीं दिखा पा रहे थे, particularly after the latter declared its goal to be a socialist pattern of society 1955 में. अब वही ना कि कांग्रेस जो है वो भी तो अपना गोल यही डिक्लेयर कर रही है कि भाई सोशलिज्म हमारा गोल है, तो ये खुद को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम में और सोशलिस्ट में क्या फर्क है. भाई कांग्रेस भी सोशलिज्म बोल रही है, हम भी सोशलिस्ट हैं, तो क्या फर्क रह गया. फिर आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स थे इनमें. The socialists were divided on whether to cooperate with or distance themselves from the Congress. अब इनका ना यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हम कोऑपरेट करें या खुद को दूर कर लें. Factional quarrels and splits थे. The party was plagued by ideological and factional disagreements leading to multiple splits and reunions. ठीक है, बेसिकली हुई ना हर बार लड़ाई हो रही है, फिर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, फिर मल्टीपल स्प्लिट्स एंड reunions हो रहे हैं. Afterwards, poor electoral performance. The socialist optimism was shattered when they won only 12 seats with 10.6% of the votes in 1951-52 लोकसभा elections. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो socialist optimism था ना वो shattered हो गया था, क्योंकि उनको सिर्फ 12 सीट मिली थी और 10.6% वोट मिले थे 51-52 के लोकसभा इलेक्शंस में. फिर आते हैं सीपीआई पे. देखो आपसे इंडिविजुअली पार्टी के बारे में नहीं पूछेगा, बट आपको यहाँ पे ना ये डिफरेंसेस और पार्टी क्यों जनरेट हुई, कौन सी पार्टी का क्या मोटो था, ये पता होना चाहिए. अगर आप अपना आंसर लिखोगे ना तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिफ्लेक्ट होगा उसमें. अगर आप बिना पढ़े सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पता होगा कि क्या पार्टी थी क्या था, तो आप इतना डीप आंसर नहीं लिख सकते हो. आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट तभी होगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा कि हाँ ये पार्टी इसलिए बनी थी, या इस पार्टी का ये आइडियोलॉजी था, या कांग्रेस के साथ में उस पार्टी के जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे. ठीक है, सीपीआई पार्ट था कांग्रेस का सिंस 1936, लेकिन ये 1945 में सेपरेट हो गया.
चेंजिंग पोजीशन क्या था सीपीआई का? इनिशियल सपोर्ट फॉर कांग्रेस। इनिशियली सीपीआई एडवाइस करता है ऑल प्रोग्रेसिव फोर्सेस को टू रैली अराउंड द कांग्रेस अगेंस्ट प्रो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस। ठीक है, इन्होंने शुरू में ना अच्छे तरीके से सपोर्ट किया कांग्रेस को, सबके सारे प्रोग्रेसिव फोर्सेस को एडवाइस किया कि आप कांग्रेस के आसपास रैली करो प्रो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट में। क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस क्या था? लेटर अंडर सोवियत गाइडेंस CPI declare India's independence as fake and accuse the government of ruling it as a fascist manner। ठीक है, इन्होंने बोला देखो सोवियत गाइडेंस में काम कर रहे थे ये, तो सीपीआई बोलती है कि देखो इंडिया का इंडिपेंडेंस तो फेक है और गवर्नमेंट को अक्यूज करते हैं कि आप फासिस्ट तरीके से रूल कर रहे हो। कॉल्स फॉर आर्म्ड अपराइजिंग 1948 में अमिड्स वर्जनिंग इकोनॉमिक सिचुएशन सीपीआई called for an immediate armed uprising indulging in several acts of terrorism। यहाँ पे क्या हुआ 48 में जब इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत खराब थी, सीपीआई ने इमीडिएट आर्म्ड अपराइजिंग के लिए बुलावा दिया, बहुत सारे एक्ट ऑफ टेररिज्म में इन्होंने इंडल्ज किया खुद को। फिर फ्यूचर ओवरथ्रो एजेंडा 1951 के एंड तक सीपीआई डिसाइड करती है कि वो फोकस करेगी अपकमिंग जनरल इलेक्शंस पे विद एन इम्प्लाइड फ्यूचर एजेंडा ऑफ ओवरथ्रोइंग द स्टेट। इनका एजेंडा था कि हम स्टेट को ओवरथ्रो करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी। एट इट्स मदुरई कांग्रेस इन 1953 सीपीआई एक्नॉलेज करता है कि गवर्नमेंट फॉलो कर रहा है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को, दो इट मेंटेन्ड दैट इट्स इंटरनल पॉलिसी वाज नॉट इंडिपेंडेंट। इन्होंने मेंटेन किया कि इनकी जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, फिर रिकॉग्निशन इंडिपेंडेंस का एट इट्स पालघाट कांग्रेस इन 1956 ये एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 47 में मिल गया है, बट क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट के कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को। अब देखो यहाँ पे इफ यू विल समराइज यू विल सी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, चेंजिंग पोजीशन सीपीआई का बहुत सारी जगहों पे हुआ है कि कहीं ये गवर्नमेंट के खिलाफ थे, कहीं ये गवर्नमेंट के साथ थे। ठीक है, फिर 2 पॉइंट्स और हैं इसमें। एडवोकेसी फॉर पीसफुल एंड पार्लियामेंट्री मीन्स अमृतसर कांग्रेस 1958 में ये डिक्लेयर करते हैं कि ये पॉसिबल था एडवांस करने के लिए सोशलिज्म को थ्रू पीसफुल एंड पार्लियामेंट्री मीन्स। फिर पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल एंड यूनिटी एट इट्स विजयवाड़ा कांग्रेस 1961 में पार्टी डिसाइड करती है फॉलो करने की पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल का एंड यूनिटी का टुवर्ड्स द कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है हम स्ट्रगल करेंगे, यूनिटी करेंगे। एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टिंग इट टू स्प्लिट अलोंग द प्रोग्रेसिव रिएक्शनरी लाइंस। ठीक है, यहाँ पे भी स्प्लिट जो था एक्सपेक्टेड था। फिर प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस था जनरल इलेक्शंस में, इसका लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी ये सीपीआई अलोंग विद इट्स फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट हैदराबाद में। इन्होंने 23 सीट्स जीती 61 में से। ठीक है, लोकसभा सीट्स की, एमर्जिंग एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। फॉर्मिंग गवर्नमेंट सीपीआई ने एक मेजोरिटी जो है केरला में बना लिया था एंड फॉर्म करा वर्ल्ड का फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स 1962 के लोकसभा इलेक्शंस तक सीपीआई जो था ना वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बन के केरला में आ चुका था, वेस्ट बंगाल में और आंध्रा में। तो विनिंग स्टेट्स में तो इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो ही चुका था, नेशनल लेवल पे भी अभी एमर्ज होने लग गए थे। स्प्लिट हुआ सीपीआई में, बर्थ ऑफ द सीपीएम ओइंग टू कंट्रोवर्सीज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस ऑन इश्यूज जैसे कि रशिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, इनके बीच में ना डिफरेंसेस थे काफी इस चीज को लेके कि रशिया चाइना के रिलेशंस जो है उनके साथ में सीपीआई दो चीजों में टूट गया 1964 में। अब इसमें दो जो बने वो क्या था, एक तो था सीपीआई, एक था सीपीएम जो था कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। ठीक है, सीपीआई एंड सीपीएम डिफरिंग आइडियोलॉजीज थी इनकी। सीपीआई एम करता है एक पीसफुल एंटी इंपीरियलिस्ट और एंटी फ्यूडल रिवोल्यूशन के लिए। ठीक है, सीपीआई का याद रखना क्या था, एंटी इंपीरियलिस्ट एंड एंटी फ्यूडल रिवोल्यूशन। वाइल सीपीएम क्योंकि ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, ये एडवोकेट करते हैं कि आप अग्रारियन रिवोल्यूशन करो, आर्म्ड स्ट्रगल करो अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ द वर्किंग क्लास एंड इट्स पार्टी। कि भाई आप आर्म्ड उठा लो, आप अग्रारियन रिवोल्यूशन करो, आपको अपना अधिकार चाहिए तो आप वर्किंग क्लास के अगेंस्ट में जाके जो है आर्म्ड स्ट्रगल कर सकते हो। फेलियर क्या हुआ सीपीआई का अब इसमें, मिस रीडिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सीपीआई स्ट्रगल करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंडियन सोशल डेवलपमेंट को एंड चेंजिंग मूड ऑफ इंडियन पीपल को। सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, सीपीआई सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एंड सीक्रेट पार्टी स्ट्रक्चर ये इल सूटेड थे एक डेमोक्रेटिक और ओपन सोसाइटी के लिए, हैम्परिंग इट्स पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस। ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी और सक्सेस हैम्पर हुई। देन आते हैं भारतीय जनसंघ पे 1951 में विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द जेनेसिस ऑफ भारतीय जनसंघ इज ट्रेस्ड बैक टू द आरएसएस, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ एंड हिंदू महासभा।
यूनिक आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स थे इनके, वन कल्चर वन नेशन। ये एम्फेसाइज करते हैं द आइडिया ऑफ अ सिंगुलर कल्चर पे एंड नेशन पे, एडवोकेट करते हैं मॉडर्निटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, जो कि ग्राउंडेड हो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस में। इनका सिंपल कहना था कि सारी चीजें होंगी, ठीक है, मॉडर्निटी भी आएगी, प्रोग्रेस भी आएगा, स्ट्रेंथ भी आएगा, बट इसका ग्राउंड इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस ही रहना चाहिए। अखंड भारत, ये भी इन्होंने बताया, पार्टी एडवोकेट करता है कि रीयूनियन इंडिया और पाकिस्तान का किया जाए एक अनडिवाइडेड इंडिया में। हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चैंपियन करते हैं रिप्लेसमेंट इंग्लिश का विद हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। Opposition to minority appeasement, the party opposed concessions to religious and cultural minorities, accusing the Congress of pandering to Muslims। ठीक है, यहाँ पे था, इन्होंने बोला कि आप माइनॉरिटीज को अपीज क्यों कर रहे हो, आप जो कंसेशंस दे रहे हो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज को क्यों दे रहे हो, ठीक है, कि आप तो मुस्लिम्स के सामने झुक रहे हो। देन न्यूक्लियर एडवोकेसी, पोस्ट चाइना का जो न्यूक्लियर टेस्ट था 1964 में, ठीक है, चाइना जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में परफॉर्म कर चुका था, उसके बाद द पार्टी रश्ड फॉर इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इनको था कि चाइना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो आप भी बनाओ जाके, ठीक है, क्योंकि उनको डर था वॉर तो हो सकती है और हुई भी थी, ठीक है, तो इन्होंने बोला आपको भी बनाने चाहिए। न्यूक्लियर एडवोकेसी दैट आई टोल्ड यू। आगे देखते हैं इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। देखिए इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट्स क्या थे, लोकसभा इलेक्शंस जब हुए 52-57 के, तो पार्टी ने सिर्फ 3 और 4 ही सीट जो है इनको मिली, ठीक है, 3 मिली 52 में, 4 मिली 57 में। प्रोग्रेशन 1967 में इट एक्सपीरियंस्ड अ ब्रेक थ्रू विनिंग 35 सीट्स इन द लोकसभा, के काफी प्रोग्रेस किया। रीजनल सेटबैक आफ्टर डिमाइस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जब वो इनकी डेथ हो जाती है तो पार्टी का जो पॉलिटिकल होल्ड था वेस्ट बंगाल में वो खत्म हो गया। द भारतीय जनसंघ वाज सक्सीडेड बाय द भारतीय जनता पार्टी 1980s में, कि इसके बाद बीजेपी आ गई 1980 में। फिर आते हैं स्वतंत्रता पार्टी पे, ये 1959 के अगस्त में बनी स्वतंत्रता पार्टी, रोज इन रिस्पॉन्स टू नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, नागपुर रेजोल्यूशन जो था कांग्रेस का उसके रिस्पॉन्स में आई थी ये। इट वॉज लेड बाय वेटरन कांग्रेसमैन जैसे कि राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एंड मीनू मसानी, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता पार्टी से नाम याद रखना, राजगोपालाचारी, मुंशी जी एंड मसानी जी। फिर देखिए इंडिया फर्स्ट सेक्युलर कंजर्वेटिव पार्टी थी ये। फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा इन्होंने, पार्टी अपोज करता है स्टेट का एक्टिव रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फेवर करता है एक रिड्यूस पब्लिक सेक्टर को एंड मिनिमल सेंट्रल प्लानिंग को, रेजिस्टेंस टू लैंड रिफॉर्म्स एंड नेशनलाइजेशन, द रिजेक्टेड नेशनलाइजेशन प्राइवेट एंटरप्राइजेस का एंड फर्दर एक्सटेंशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। फॉरेन पॉलिसी इन कंट्रास्ट टू कांग्रेस पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, कांग्रेस की जो पॉलिसी थी ना कि हमें नॉन अलाइनमेंट करना है, पार्टी फेवर करती है क्लोजर टाइज यूएस के साथ में एंड वेस्टर्न यूरोप के साथ में, ये कांग्रेस से काफी विपरीत चल रहे थे। रीजंस देखिए फेलियर का, लैक ऑफ पॉलिटिकल स्पेस एट द टाइम, इंडियन पॉलिटिक्स ऑफर करते हैं लिमिटेड रूम फॉर कंजर्वेटिव पार्टीज एज पॉलिटिक्स वर प्रोग्रेसिवली रेडिकलाइजिंग। यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स ने ना इनको बहुत ही मतलब कम स्पेस दिया कंजर्वेटिव पार्टीज को, क्योंकि इस टाइम पे ना रेडिकलाइज हो रही थी, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा। डाइवर्स राइट विंग इंटरेस्ट, राइट विंग क्लास इंटरेस्ट वर वेरिड एंड फ्रेगमेंटेड। कांग्रेस का मॉडरेशन, कांग्रेस ने मेंटेन किया एक मॉडरेट अप्रोच टू प्रॉपर्टी क्लास इंटरेस्ट, डिमिनिशिंग पोटेंशियल सपोर्ट स्वतंत्रता पार्टी के लिए, ठीक है, इनके लिए ज्यादा सपोर्ट नहीं था। लिमिटेड सोशल बेस, पार्टी का सोशल बेस बहुत ही नैरो था, प्राइमरीली इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रिंसेस थे, जागीरदार थे एंड एक्स लैंडलॉर्ड्स थे जो कि कैपिटलिस्ट फार्मर्स बन चुके थे। देन कंक्लूजन देखिए इसका, Despite these setbacks, the opposition parties were instrumental in shaping India's political landscape। अगर आपसे क्वेश्चन opposition पार्टी पे आएगा तो आप ये अच्छा सा इंट्रो लाइन लिख सकते हो कि इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप किया एंड डेमोक्रेसी को शेप किया। Their existence and evolution underscored the vibrancy and dynamism of India's political system। कीवर्ड देखिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, political space, dual party membership, free market economy, socialist, minority appeasement, Communist Party of India, one culture, one nation, armed uprising, स्वतंत्रता पार्टी, internal policy, anti-imperialist organizational discrimination। ठीक है, ये हमने इतना यहाँ पे ऑपोजिशन तक कर लिया, पहले कांग्रेस का आना पड़ा, फिर ऑपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब जो यहाँ से पॉइंट है ना सक्सेशन फ्रॉम द नेहरूविन एरा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। So thanks for watching. See you in the next video.